नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं रस धातु के अंतर्गत एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं रस क्षय और रस वृद्धि के लक्षण। अर्थात यहाँ पर जो रस टर्म है वो रस धातु से संबंधित है कि रस धातु के क्षय अगर हो जाता है तो उसके क्या लक्षण होंगे। रस धातु के अगर मान लीजिए अपने प्रमाण से जो सामान्य प्रमाण या जो सामान्य प्रमाण बोला गया है जो कि 9 अंजलि बताया गया है, 9 अंजलि से अगर मात्रा अगर कम हो जाए शरीर में तो उसके लक्षण क्या क्या आएंगे। और मान लीजिए 9 अंजलि अर्थात जो सामान्य मात्रा होती है रस धातु की, अगर उससे बढ़ गए तो रस वृद्धि के क्या क्या लक्षण हैं। आइए इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। मैं बताना चाहूँगा कि आपके पेपरों में ये शार्ट नोट में आता है, अर्थात 5 नंबर के प्रश्न में ये पूछा जाएगा। 5 नंबर के प्रश्न में अगर सिंगल पूछा जाएगा, अगर लॉन्ग में पूछेंगे तो किसी के साथ ऐड कर देंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह से आचार्यों ने रस क्षय और रस वृद्धि के लक्षणों को बताया है। तो हम लोग बात करते हैं कि जहाँ पर भी धातु रस क्षय की बात आती है, जब रस का मतलब सिंपली धातु की बात कर रहे हैं, तो उस तरह की जब भी बात आती है आचार्य, तो इसके लिए आचार्य चरक ने बहुत ही एक सुंदर एक सूत्र दिया है, फार्मूला दिया है। तो रस क्षय के लक्षणों में सबसे पहले देखेंगे कि आचार्य चरक ने दोषों की क्षय वृद्धि के संदर्भ में एक सूत्र का उल्लेख किया है, एक फार्मूला दिया है आचार्य चरक ने कि चाहे चाहे वो दोष उन्होंने दिया है दोषों के संबंध में, लेकिन वो एप्लीकेबल अप्लाई किस पे होगा, धातुओं पर भी होगा, धातुओं के मलों पर भी होगा, अन्य पर भी अप्लाई होगा। तो पहले देखते हैं वो फार्मूला क्या है। उन्होंने बताया है कि दोषा स्ववृद्धा स्वलिंगम दर्शयन्ति यथा बलम क्षीणा जहति लिंगम स्वम समा स्वम कर्म कुर्वते। तो उन्होंने यहाँ पर 3 पॉइंट बताए हैं। सबसे पहला पॉइंट में देखेंगे दोष। यहाँ पर उन्होंने इंडिकेशन दोष से संबंधित शुरू किया है, क्योंकि दोष धातु मल मूलम ही शरीरम बोला गया है। तो दोष अगर वृद्ध कंडीशन में है, अब मतलब अपनी मात्रा से बढ़े हुए कंडीशन में है, तो वो जो लक्षण किसके हिसाब से बढ़ेंगे दिखाएंगे, दोषा स्ववृद्धा स्वलिंगम दर्शयन्ति, जो लक्षण दिखाएंगे वो अपने बल के अनुसार से कितना ज्यादा मात्रा में बढ़े हुए हैं दोष यहाँ दिया है, अर्थात बढ़े हुए दोष अपने बल के अनुसार अपने अपने लक्षणों को दिखाते हैं। एक सामान्य दोषों की साम्यावस्था कंडीशन होती है, साम्यावस्था में जो लक्षण होते हैं अगर वही दोष की मात्रा बढ़ जाए तो उनके लक्षण भी बढ़ जाएंगे। तो यही कह रहा है कि अपने बल के अनुसार बढ़े हुए जो दोष हैं, बढ़े हुए दोष अपने लक्षणों को दिखाते हैं। दिया हुआ है बढ़े हुए दोष अपने बल के अनुसार अपने अपने लक्षणों को दिखाते हैं। ये तो पहला पॉइंट हो गया। तो पहला बढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा घटा हुआ देखते हैं, क्षीणा जहति लिंगम स्व। और जो क्षीण हुए दोष हैं क्षीण हुए दोष अपने लक्षणों को शरीर में कम करते हैं। तो जो लक्षण होते हैं जो सामान्य अवस्था में, जो साम्यावस्था में दोषों के लक्षण होते हैं, हेल्थ की कंडीशंस में दोषों के लक्षण होते हैं, अब यही दोष अगर घट जाए, अगर उनके प्रमाण कमी आ जाए तो क्या हो जाएगा, उनके लक्षणों में भी कमी आ जाएगी। तो कह रहा है क्षीण हुए दोष अपने लक्षणों को शरीर में कम करते हैं। ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। बढ़े हुए दोष अपने बल के हिसाब से अपने लक्षणों को बढ़ाते हैं या प्रकट करते हैं, घटे हुए दोष अपने लक्षणों को कम करते हैं। और जो दोष साम्यावस्था में है, समा स्वम कुर्वन्ते कर्म कुर्वन्ते, अर्थात जो दोष साम्यावस्था में है, जो स्वस्थ की कंडीशंस में है, तो सम दोष अपने प्राकृत रूप में रहते हुए अपना अपना कार्य करते हैं। तो ये फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके चरक संहिता हो चाहे कहीं पर भी किसी भी दोष धातु किसी की क्षय वृद्धि की बात आएगी तो ये फार्मूला हमेशा आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे, इसका रेफरेंस देखते हैं, चरक सूत्र 17 का श्लोक नंबर 62 है। तो चरक सूत्र 17 चैप्टर क्या है, उन्होंने देखा चरक सूत्र 17 का नाम क्या है, कियंतः शीर्षी अध्याय। तो कियंतः शीर्षी मतलब यहाँ पर शिरोरोग हृदय रोग की बात की गई है। इस चैप्टर में सर्वप्रथम शिरोरोग और हृदय रोग की बात की गई है। 5 शिरोरोग और 5 हृदय रोग चरक ने बताए हैं। इसका वर्णन करने के बाद उसी चैप्टर में ये 5 शिरोरोग और 5 हृदय रोग का वर्णन करने के बाद उन्होंने 18 प्रकार के क्षय बताए हैं। क्षय मतलब कमी बताएं क्या, इसमें 7 धातुएं हो गई, 7 धातुओं के मलों के क्षय के बारे में बोला गया है, 3 दोष के क्षय बोला गया है, वात क्षय के लक्षण, पित्त क्षय के लक्षण, कफ क्षय के लक्षण और 1 ओज क्षय के लक्षण। इस तरह से उन्होंने 18 प्रकार के क्षय बताए हैं। इन 7 धातुओं के क्षय में आज हम लोग रस धातु के क्षय की बात करेंगे। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, ये आपको याद रखना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये श्लोक है।
याद रहना चाहिए। इस कहीं पर भी क्षय का लक्षण है, सबसे पहला लक्षण, सबसे पहला श्लोक आपका ये जाना चाहिए। अब देखते हैं कि जब रस क्षय के बारे में बात कर देते हैं तो रस क्षय के बारे में आचार्य चरक ने क्या बोला है। तो बहुत सुंदर तरीके से उसी चैप्टर में, इसी 17वें चैप्टर में देखेंगे, रेफरेंस है 17 का 64, हम लोग इसका मीनिंग देखते हैं कि घट्टते सहते शब्दम न उच्चैर द्रवती सुलेते, अर्थात घटते सहते शब्दम न उच्चैर द्रवती सुलेते। नेक्स्ट लाइन देखेंगे, हृदयम ताम्यति स्वल्प चेष्टा से अपि रस क्षय। तो देखेंगे रस क्षय में क्या क्या लक्षण आते हैं। तो हम लोग सेकेंड लाइन से इसकी मीनिंग देखेंगे, जैसा कि आप लोग देखेंगे कि स्वल्प चेष्टा अपि रस क्षय, रस क्षय के लक्षण को आचार्य चरक बताते हैं कि जब रस का क्षय हो जाता है तो क्या होता है कि व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि कम चेष्टा करने पर, कम मेहनत करने पर भी उसके हृदय को कोई हिला रहा है, उसके हृदय को झकझोर रहा है, ऐसा महसूस करता है। अर्थात रस क्षय के लक्षणों में आचार्य चरक ने यह बताया है कि व्यक्ति अल्प चेष्टा करने पर भी उसके हृदय को कोई हिला रहा हो, उसको ऐसा अनुभव होता है। तो कहते हैं ना कि हृदयम ताम्यति स्वल्प चेष्टा अपि रस क्षय। उसके बाद देखेंगे क्या कह रहा है, घटते घटते सहते शब्दम न उच्चैर, अर्थात बहुत ऊंचे ऊंचे स्वर के शब्दों को सहन नहीं कर पाता। जहाँ बहुत शोर शराबा होता है, जहाँ बहुत इस तरह के कंडीशंस होती है, इरिटेटिव कंडीशंस होती है, वहाँ पर व्यक्ति रह नहीं जाता, वहाँ से हट जाता है, ऊंचे शब्दों को सहन नहीं कर पाते। घटते शब्दे सहते शब्दम न उच्चैर, ऊंचे शब्दों को सहन नहीं कर पाता है। और देखेंगे द्रवती, द्रवती का मतलब क्या हो गया कि जब व्यक्ति में, कहते हैं ना कि शरीर में पानी की कमी है, रस धातु ही सभी धातुओं का पोषण करती है। आहार रस से जो पहली धातु का निर्माण रस होता है, तो उसकी रस धातु की शरीर में कमी हो जाएगी, उसकी वजह से अन्य धातुओं की भी पोषण में कमी आएगी। तो कमी आएगी तो उसकी वजह से उसको घबराहट होती है। तो द्रवती, द्रवती का मतलब होता है पल्पिटेशन, घबराहट। द्रवती, तो रस क्षय के लक्षण में देखेंगे पल्पिटेशन या घबराहट लक्षण आता है, जो कि हम लोग सामान्यतः इसको अप्लाइड पार्ट में भी देखते हैं। और सुल्यते, सुल्यते का मतलब होता है यहाँ चुभन जैसी पीड़ा होती है, चुभन जैसी पीड़ा होती है। तो ये आपके रस क्षय के लक्षण को आचार्य चरक ने अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब देखते हैं सुश्रुत ने रस क्षय के लक्षणों में कितने लक्षण बताए हैं। तो देखेंगे पहले नंबर पे हृदय पीड़ा, हृदय में पीड़ा उन्होंने पहला पॉइंट बोला है। दूसरा कंप, अर्थात कंप, हृदय में पीड़ा होगी। दूसरा है कंप, कंप का मतलब यहाँ पर कंपन या पल्पिटेशन की बात कर रहा है। तीसरा है शून्यता, हृदय में शून्यता। और चौथा है तृष्णा, क्योंकि जब रस, शरीर में पानी की कमी होगी, रस धातु का क्षय होगा, तो शरीर को प्यास लगेगी, मतलब प्यास बढ़ेगी, जिससे कि उसकी भरपाई हो सके। तो यहाँ पर 4 लक्षण है, हृदय पीड़ा, कंप, शून्यता और तृष्णा, ये सुश्रुत ने बताए हैं। तो ये 2 श्लोक से हम लोग का रस क्षय के लक्षणों को हम लोग एक्सप्लेन कर दिए अकॉर्डिंग टू चरक और सुश्रुत। आइए बात करते हैं रस वृद्धि के लक्षणों में। रस वृद्धि के लक्षणों में देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग सुश्रुत के देखते हैं। सुश्रुत ने क्या बोला है, रस वृद्धि के लक्षण। अब जो रस है अपने प्रमाण से बढ़ गया है, शरीर में रस धातु की मात्रा बढ़ गई है, शरीर में आहार रस अर्थात लिक्विड पार्ट की मात्रा बढ़ गई है। तो वो उस स्थिति में क्या होगा कि रसो अतिवृद्धि हृदयोत्क्लेद, हृदय में से उत्क्लेद होगा। और साथ ही साथ प्रसेक, प्रसेक का मतलब होता है लाला स्राव, प्रसेक का मतलब मुख से हमेशा लाला स्राव आना या मुख से हमेशा सलाइवेशन होना, कुछ इस तरह से मुख से पानी निकलना, इस तरह की चीज़ें होती है। हृदयोत्क्लेद और प्रसेक सुश्रुत ने सिर्फ 2 लक्षण बताए हैं, पहला हृदयोत्क्लेद, दूसरा प्रसेक बताया है। इसी श्लोक पर सुश्रुत सूत्र 15/19 पर डल्हन ने एक टीका लिखी है, कमेंट्री दिया है। उन्होंने कहा हृदयोत्क्लेदम, हृदयोत्क्लेद तो होता ही है, सुश्रुत बोल रहे थे। हृलास, हृलास अर्थात प्रसेक हृलास लगभग एक ही लगभग पॉइंट है। हृदयोत्क्लेद है, हृलास है। इसके अलावा क्या है, छर्दिम आहु, वोमिटिंग भी होती है। वोमिटिंग, जब बहुत ज़्यादा आप पानी पी लीजिए तो आपको लगेगा ना कि वोमिट सी कंडीशन आ रही है, साथ ही साथ कभी कभी वोमिट भी हो जाती है। तो छर्दी मतलब होता है बमन, वोमिटिंग। और प्रसेक लाला स्राव इति अत्यर्थम, मुख से पानी आना, मुख से लाला स्राव होना इत्यादि ये लक्षण आते हैं। अब देखेंगे तीसरा जो पॉइंट है, जो कि अष्टांग संग्रह ने अष्टांग संग्रह ने बोला सूत्र स्थान में, कि जो रस वृद्धि के लक्षण को उन्होंने कफ वृद्धि के लक्षण के समान बोला है। तो अष्टांग संग्रह अर्थात वाग्भट, अष्टांग हृदय संग्रह दोनों बोलते हैं कि जो रस
कफ वृद्धि के लक्षण होंगे वही लक्षण रस वृद्धि के होंगे। तो एक पॉइंट आपको हमेशा याद रखना चाहिए, रस वृद्धि के लक्षणों में वाग्भट ने चाहे संग्रह की बात कर ले चाहे हृदय की बात कर ले, दोनों आचार्यों ने जो कफ वृद्धि के लक्षण होते हैं उन्हीं लक्षणों को रस वृद्धि के लक्षणों को माना। इसके अलावा क्या है, अन्य में क्या क्या है देखेंगे। श्लेष्मा विकार प्रायः, जो कफ वृद्धि, श्लेष्मा मतलब कफ वृद्धि के जो लक्षण होंगे वही रस वृद्धि के लक्षण होंगे, ये वाग्भट का मत है। इसके अलावा क्या होंगे, अन्यश्च प्रसेक, मुख से लालास्राव होना, अरोचक, भूख खाने की इच्छा न होना, आस्य बैरस, आस्य मतलब होता है मुख में विरसता होना अर्थात मुंह का स्वाद बदल जाना, मुख के कोई टेस्ट नहीं है, कोई खाना खाता उसको कोई टेस्ट नहीं मिलता, उसको बोलते हैं आस्य बैरस। हृलास का मतलब मिचली होना, नाउजिया जिसको बोलते हैं, और स्रोतोवरोध, स्रोतस का अवरोध हो जाएगा। स्वादु द्वेष का मतलब होता है कि मधुर रस, मीठे चीज़ों से उससे उद्वेष होता है, तो मधुर रस से उद्वेष हो जाएगा, मधुर रस को खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि मीठा खाने के बाद तुरंत पानी की आवश्यकता होती है और ज़्यादा मात्रा में बॉडी में फ्लूइड बढ़ेगा तो इससे परेशानी और बढ़ेगी, इसलिए कह रहा है मधुर रस से उद्वेष अर्थात मधुर रस से परहेज करता है। फिर देखेंगे अंगमर्द, शरीर में दर्द होगा, ये कुछ लक्षण हैं जो कि कफ वृद्धि के अलावा हैं, ये वाग्भट ने बताए हैं। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने रस धातु के अंतर्गत रस क्षय रस वृद्धि की बात किया। उम्मीद है लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।